घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया आह्वान, बेटा बेटी एक समान। बड़ा सवाल, कैसे बदलेगी समाज की मानसिकता। और दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी किया आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा से एक बार उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही साथ उन्होंने आह्वान किया है कि बेटा बेटी एक समान है। बेटा बेटी एक समान है। सवाल है कि परिवार में, समाज में जो असमानता है, जो विषमता है, जो सोच है, ये बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बात अपनी बता दी लोगों को, लेकिन क्या समाज इसके लिए वाकई तैयार है? परिवार इसके लिए तैयार है? क्या भारत में इस दशा को बदलने के लिए जो सोच है, उस सोच में बदलाव के लिए देश तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो कब तैयार होगा और क्यों तैयार नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं पहले प्रधानमंत्री के कुछ जो बातें उन्होंने की है उसका कुछ अंश। हम बेटे को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं बेटी तो पराए जाने वाली है। यहां जितनी माताएं बहनें बैठी है, सबने ये अनुभव किया होगा। ये मानसिक दारिद्र्य की अनुभूति परिवार में होती है। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब, मुझे माफ करना भाइयों बहनों, ये बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। हम किसी भी तरह से अपने आप को 21वीं सदी के नागरिक कहने के अधिकारी नहीं है। हम मानसिकता से 18वीं शताब्दी के नागरिक हैं। जिस 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। बेटी का जन्म होते ही दूध के बड़े बर्तन के अंदर उसे डुबो दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। हम तो उनसे भी गए बीते हैं। हम तो बेटी को मां का चेहरा भी नहीं देखने देते, 2 पल सांस भी नहीं लेने देते, इस दुनिया का एहसास भी नहीं होने देते, मां के गर्भ में ही उसे मार देते हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं लत्ती भर भी पीछे नहीं है। और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि हमें बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा, तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं ये आज उन तमाम मुद्दों से हटके है जिस पर हम लगातार टेलीविजन में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। इस पे बहस कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं और नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो विषय है जिस पे बहुत ज़्यादा टीआरपी या बहुत ज़्यादा इस पे जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा जागरूक खुद होना नहीं चाहते हैं। शायद ये भी कारण है। हमारे साथ मैं खास करके डॉक्टर दीपिका शर्मा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और हमारे साथ सोनिया आर्या हैं जो सदस्य हैं, खुद बेटी बचाओ मुहिम से जुड़ी हुई हैं हरियाणा में जहां आज प्रधानमंत्री गए हुए थे, जहां से उन्होंने ये बात की। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले सोनिया आर्या, आप खुद
ये काम कर रही हैं, आप जाती हैं बेटी बचाओ मुहिम में आप जुड़ी, आंदोलन अभियान के में आप काम करती हैं। इस अभियान को की जरूरत महसूस लोगों को हो रही थी, आप करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि कहाँ पे समस्या, कहाँ पे है? ये बदलाव क्यों नहीं, सोच में क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? सोच में बदलाव के भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हरियाणा में जैसा माहौल है उसको देखकर यही लगता है कि सबसे जो पहला एक कारण है वो असुरक्षा का है। देखिए, आज हरियाणा में इतनी घटनाएं घट रही हैं, बेटियों को कहीं बलात्कार की है, कहीं किडनैपिंग की है और छेड़खानियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्योंकि हरियाणा एक देहाती राज्य है और गांव ऐसे हैं कि गांव से लड़कियां जैसे ही बाहर निकलती हैं तो माँ बाप को और उनके भाइयों को, जितने भी परिवार में होते हैं, सबको एक ही खौफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ घट ना जाए। एक ये डर है कि बेटी सुरक्षित नहीं है और ये असुरक्षा के कारण ही बेटियों को जो है पेट में ही मार रही हैं। और एक कारण ये भी है कि माँ बाप जो शिक्षित नहीं है, उसको भी हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बेटियां थी आज जो एक माँ का रोल निभा रही हैं, वो भी जो बेटियां थी उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा का इतना अभाव रहा है, इसलिए उनकी भी मानसिकता इतनी मजबूत नहीं है कि वो बेटियों को पैदा करें, क्योंकि उनके भी दिमाग में यही मानसिकता बन गई है, एक यही बात घर कर गई है कि बेटियों को पैदा करेंगे तो समाज में उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी। और ये एक शर्मसार अपने आप में इस घटना को मानते हैं। और दूसरा, तो आप ये कह रही हैं कि जो असुरक्षा है उसके कारण, उस भाव के कारण कि बेटियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, जिससे उनका जो सम्मान है, जिसको आप कहते हैं शर्मसार ना हो जाए वो समाज में, इस कारण से ये काम होता है? जी जी सर, ये भी होता है, लेकिन केवल एक यही कारण नहीं है असुरक्षा का। दूसरा, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मेन कारण है वो है वंशागत, कि वंश कैसे चलेगा। अगर बेटियां ही बेटियां पैदा करते रहे और बेटा अगर पैदा नहीं होगा तो फिर वंश कैसे चलेगा। क्योंकि गांव में जितने भी माँ बाप होते हैं, हम जाते हैं शिविरों के लिए लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि वो इस जो समाज का, हमारे देश का जो आज माहौल बन गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आप देखते हैं कि इतनी सारी घटनाएं बलात्कार और रेप की घट रही है, उनको देखकर माँ बाप लड़कियों को शिविर में, कैंप में भेजने के लिए मना कर देते हैं। कारण पूछते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि नहीं नहीं, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है और ये पढ़ लिख के भी क्या करेंगी, और ये भी पढ़ लिख के फिर अपनी लड़कियां ही पैदा करेंगी, वंश चलेगा नहीं, बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा और हमारा तो परिवार ही समाप्त हो जाएगा, हमारी तो बेल ही नहीं चलेगी। इस कारण से भी वो आप जब लोग शिविर में आप जाती हैं लोग, तो क्या समझाती हैं आप, क्या कहती हैं इन चीजों, ये जो चीजें, ये जो स्थिति है, इसके बारे में क्या बताती हैं आप? इसके बारे में हम सबसे पहले तो इसी मानसिकता को चेंज करते हैं कि वंश के लिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो, बेटियां हैं तो वंश चलेगा ही चलेगा। बगैर बेटियों के, बिना बेटियों के तो ये राष्ट्र आगे ही नहीं बढ़ सकता। और खाली हरियाणा की नहीं, पूरे राष्ट्र की ये बात है। और उदाहरण के तौर पे भी अगर आप देखें तो जीता जाता उदाहरण हमारी जो आदर्श है बहन संतोष यादव, जो 4 बार एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जाकर के हमारे राष्ट्र का जो तिरंगा वो लहरा चुकी है, हमारे ओम ध्वज की पताका को जो विजयी कर चुकी है। आज कहीं भी जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता। संतोष यादव जी के 2-3 और भी भाई बहन हैं, उनके भाइयों की वजह से उसके माँ बाप को आज कोई नहीं जानता। हमें बहुत खुशी होती है कि कहीं भी जाते हैं तो ये बोलने को, यही सुनने को मिलता है कि ये माँ बाप संतोष यादव के माँ बाप हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। ये बात जब आप उनको बताते हैं, जब लोग शिविर में आते हैं, तो क्या लगता है कि उनको समझ में आती है बात, उसमें कुछ परिवर्तन होता दिखता है आपको? जी, परिवर्तन भी हुआ है और आगे भी यही उम्मीद है, क्योंकि देखो ये एक मानसिकता ऐसी गहरी है और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि मानसिकता जब तक जड़ तक बदल नहीं जाएगी, काम बहुत जड़ कहाँ पे है? वो जड़ कहाँ पे आपको, आप तो जाती हैं, वो जड़ कहाँ आपको दिखता है? जड़ वही सर, शिक्षा में ही जड़ है। जैसे ही लड़कियों को हम शिक्षित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको ऊंचे लेवल तक की और हर ज्ञान विज्ञान की उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, तो हम ये पूरी विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कन्या भ्रूण हत्या का ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा है, ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये खुद जाती हैं सोनिया, हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा जाती हैं, हरियाणा में जुड़ी हुई हैं बेटी बचाओ अभियान से, और ये काम करती हैं, शिविर लगाती हैं, माताओं को, बहनों को, लड़कियों को बुलाती हैं और उनको समझाती है कि इसके क्यों आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, कैसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं। और जो बात वो कह रही हैं कि जो एक तो सामाजिक जो धारणा है, जो सोच है, और साथ ही साथ जो
खामियां हैं देश में, खास करके सुरक्षा की जो बात है। तो ये तमाम चीजें हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है बेटा बेटी एक समान। उन्होंने कहा बेटी को बचाओ भी और पढ़ाओ भी। सवाल है कि क्या समाज की मानसिकता बदलने की जो आवश्यकता है उसके लिए समाज तैयार है? जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे उसके कौन सा कुछ अंश आपने देखे? आपने सोनिया आर्या जो खुद हरियाणा की हैं और जिस तरह से वो काम कर रही हैं इसके लिए वो भी अपनी अनुभव को बता रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था। हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा पहले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। मिथिलेश जी हैं, जेडीयू के नेता हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दीपिका जी, आपने सोनिया की बात भी सुनी, आपने प्रधानमंत्री, और आप खुद महिला हैं, आप खुद इस चीज़ को अनुभव करती होंगी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एक माँ के रूप में आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हैं? कठिन सवाल है जवाब देना, या करती हैं ये समाज में? देखिए जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज भी बेटा और बेटी होता है, जब खिचड़ी देने की बात अभी आती है उसमें घी देना होता है तो बेटा को 2 चम्मच, बेटी को 1 चम्मच। दिलीप साहब, ये जो होता है, देखिए मेट्रो टाउन्स और सिटीज़ जो हैं भारत में, भारत 2 भागों में बटा हुआ है। एक शहरों की बात होती है जहाँ रिलेटिवली जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो देखिए जन्म देने के बाद तो इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन हर तबके की समस्या और उसकी सोच अलग अलग है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो एक मिडिवल और पैटर्नल माइंडसेट है, जिसको पैतृक माइंडसेट कहते हैं, जहाँ पे औरत को एक कमज़ोर वस्तु माना जाता है और पुरुष के भोग का वस्तु माना जाता है, ये जब तक और उसको घर की इज्जत बनाया जाता है। घर की इज्जत एक औरत के आसपास रिवॉल्व करती है। तो जब तक ये माइंडसेट रहेगा कि लड़की कमज़ोर है और लड़की घर की इज्जत का प्रतीक है, तब तक, और चूंकि वो कमज़ोर है इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई पे पैसा मत खर्च करो, उसको अच्छा खाना मत दो, कोई फ़ायदा नहीं। अरे उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मत दो, क्योंकि शादी होने के बाद तो वो दूसरे घर में चली जाएगी। तो अगर वो दूसरे घर में चली गई और हमने उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया तो दूसरे लोगों को हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा, हमारे घर की जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा दूसरे घर को चला जाएगा। तो इसलिए लड़की के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो। जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको शादी में दे दो, जिसको स्त्री धन या दहेज कहते हैं। अरे इसके लिए तो दहेज भी खड़ा करना पड़ेगा। कम से कम बेटा है वो बहू लेके आएगा तो साथ में दहेज लेके आएगा, सारी उम्र कमाएगा, हमें खिलाएगा। तो ये एक जो मानसिकता है जिसको समाज के कई लोग प्रमोट करते हैं, जिसको सिनेमा प्रमोट करता है, जिसको बहुत सारे नॉवेल्स इसको इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलता, इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो कठिन, मुझे भी लगा कठिन सवाल था। लेकिन क्या आप एक अर्बन महिला हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, महानगर में रहती हैं, आप खुद माँ हैं, आप खुद बेटी हैं, आप खुद माँ बनेंगी, आप खुद सास बनेंगी, यही एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या आप जैसे जो लोग हैं, वहां पे भी प्रधानमंत्री कहते हैं ये पूरे देश की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो इस मानसिक बीमारी से अर्बन एरिया में भी लोग उतने ही पीड़ित हैं जितने ग्रामीण इलाके में हैं। परंतु अर्बन एरिया में फिर भी मैंने कहा, देखिए अर्बन एरिया में फर्क ये है, अब गुड़गांव जैसा आप इलाका देखिए, वहां पे पूरे हरियाणा में गुड़गांव में जो फीमेल भ्रूण हत्या है उसके फिगर्स हाई हैं। साउथ दिल्ली जो एक हाई एंड एरिया है दिल्ली का, वहां पे भ्रूण हत्या जो है गर्भ में जो लड़कियों को मारा जाता है उसके फिगर्स बहुत हाई हैं। परंतु मैंने कुछ ऐसे परिवार भी देखे हैं जिनमें से हो सकता है वो अपवाद हैं। अमूमन जो समाज में इस वक्त हो रहा है
वो जो है वो कोख में जो कत्ल कर रहे हैं कि एक सोच है, एक परंपरा है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। लड़की को बोझ माना जाता है, लड़की को बोझ माना जाता है, और खास तौर पे आसमान टूट पड़ता है कि अगर दूसरी प्रेगनेंसी में भी लड़की हो गई। और मैं समझती हूँ यहाँ पे एक पूरा का पूरा माफिया, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ दिलीप साहब, मैं आपको बताती हूँ एक पूरा के पूरा माफिया यहाँ पे ऑपरेट करता है, जहां पे डॉक्टर्स भी बहुत सारे शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर भी उतना ही गुनहगार है। क्योंकि अगर वो अल्ट्रासाउंड का जो मशीन है वो अगर औरत के पेट में रख के 3 महीने पे उसको ये संकेत देता है कि, क्योंकि ये तो डॉक्टर बताता है ना कि अंदर लड़का है या लड़की है, तो भ्रूण हत्या तो डॉक्टर के लेवल पे शुरू होती है, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे होते हैं, और वो पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन कुछ चंद रुपयों के लालच में उन डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आता कि वो देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं कि जब आप ऐसा महापाप आप करते हैं। जी इंदिरा जी, आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी तमाम मसलों पे काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री और भी प्रधानमंत्री ने इन बातों को लगातार आगे रखा है। ये बात अलग है कि इन्होंने एक नारा दे के एक बड़े पैमाने पे ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के चीजें बदलती हुई आपको दिख रही है क्या? प्रधानमंत्री का जो अभी अभियान चला है, शायद ये बहुत पहले से, ये जो आज एक कैंपेन के रूप में उठाया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ, और पढ़ाने के लिए पहले बेटी बचाओ तब तो पढ़ाओ, बेटी होगी तब तो उसे पढ़ाओगे, ये बहुत ही सही नारा है। और इसके साथ में ये कैंपेन का तो मैं चाहे जितना भी सराहना करूं कम है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारी सरकार पहले भी प्रयास करती है और सारे लोग आते हैं सकारात्मक सोच को आगे बढ़ावा देने की बातें करते हैं, लेकिन अगर समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, अगर समाज में वो चीज़ नहीं लोगों के बीच बदलेगा, तो शायद ये बदलाव चाहे हम जितना भी नारा दे लें या बहुत बड़ी बड़ी बातें कह लें, उसे संभव नहीं है। आप सर आपसे ही सर सवाल कहती हूँ, जब हम लड़कियों को, वही हमारी बच्चियाँ, जब हमारे यहाँ कंजक पूजा जाता है और हमने सारे हर में अलग अलग तरीके से जब नवरात्रा में खोजती हूँ कि वहाँ से भाई मुझे आपके यहाँ बच्चियाँ हैं, उनको देवी के रूप में पैर पूजना और उनका चंदन लगाना, और सबसे बड़ा अहमियत होता है कि मुझे लड़की चाहिए, और बहुत ऐसे घर में लड़कियाँ होती ही नहीं, और उनको हत्या करने के समय में उसी की फैमिली ऐसा नहीं सोचती कि भाई इसका हत्या करना और वहाँ पूजा करना, ये दो रंगी समाज की मुझे कुछ समझ नहीं आता सर। और इन सब चीज़ों के बदलाव के पीछे, जैसे बहन ने कहा कि लड़कियां बोझ समझी जाती हैं, बोझ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अंदर एक डर है कि अगर हमारे लड़के होंगे कहीं भी घूम आएंगे, क्योंकि उनको सोशलाइजेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी लड़कियां होंगी वो सोशलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो, तुम्हारे उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्रीडम को हमको कट करना पड़ता है। दूसरी बात यह है समाज में कि इसके साथ में भी डाउरी जो है, वो डाउरी आज भी, मैं बहुत सारे ऐसे महिला आयोग का एग्जाम्पल आपको दूंगी, वहाँ के केसेस के, आप क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में चले जाए, डाउरी सिर्फ डिमांड ही नहीं है, डाउरी डेथ भी आज का हो रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में, और जो लड़कियों के साथ में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और हम उसका अवेयरनेस लेते जा रहे हैं, तो क्या संभव है सर कि इन चीजों को हम मतलब आगे कर सके जब तक हम समाज में बदलाव ना लाएं उनकी मानसिकता में? क्या समाज तैयार है? आपको दिखता है समाज तैयारी कर रहा है, समाज की सोच में कुछ बदलाव आ रहे हैं? अंदर सर अंडर करंट जो है ना सर, वो वेव तो सर चल रहा है, सिर्फ उसको एकजुट होकर बाहर लाकर और लोगों के बीच से जाकर सर कहने की जरूरत है सर। जी चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 8 साल पहले उन्होंने घटना को याद किया कि जब एक लड़का कुएं में गिर गया और पूरा देश भर में राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार दिखाया गया। साथ ही इसी बात का जिक्र करते उन्होंने पूछा कि जब देश में बेटियां मारी जा रही है तो इस तरह से क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? उपेंद्र जी, मीडिया की उदासीनता को उन्होंने चिन्हित किया। देखिए, मीडिया का अपना एक अलग तरीका होता है, उसका अपना न्यूज वैल्यू। मीडिया बहुत ज्यादा इसको ये नहीं करता है। जिस तरह से आप देखें, चाहे वो राजनीतिक विषय को लेकर जिस तरह से अभियान चलाता है, जिस तरह से कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर मीडिया आप देखें लगातार, खास करके राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह के कई बार ऐसे अभियान, शेर बचाने के लिए अभियान है, बाघ बचाने के लिए अभियान है मीडिया में, उस पर करोड़ों रुपया उस पर कलेक्ट किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, लेकिन बेटी बचाने के लिए मीडिया की तरफ से अभियान नहीं है।
मीडिया तो कहीं ना कहीं मीडिया की उदासीनता जो है एक बहुत बड़ा कारण है, जहां लोग सोशल मीडिया आज के दिन में इतना पावरफुल है, टेलीविजन इतना पावरफुल है, प्रिंट है, रेडियो है, तमाम मीडिया में इसकी जिस तरह से इन चीजों को लेके लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है, मीडिया भी गुनहगार उतना ही। देखिए, इसमें हमें ये लगता है कि जो मीडिया है जी, मीडिया खबरें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मीडिया में खबर तभी बनती है जबकि समाज में कुछ हो रहा हो। अगर मीडिया में वो कम उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि समाज में बेटियों को बचाने का जो काम है वो बाघ बचाने के काम से भी कम चल रहा है। क्योंकि मैं खुद मीडिया मैन रहा हूं। आप यहाँ देखिए जिस तरह से उसमें ये है कि अगर जो एनिमल लवर्स जो है, मीडिया कैंपेन नहीं चला सकता जी। अगर कैंपेन कोई चल रहा है तो उस कैंपेन से मीडिया अपने आप को जोड़ सकता है। अगर आप समझते हैं कि मीडिया आप देखिए कि मीडिया के कई कैंपेन हैं आज के कई सालों में, पिछले दशक में अगर देखें जिस तरह से खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह मीडिया कैंपेन में मीडिया क्या करता है कि जो कैंपेन में जुड़े हुए जो लोग हैं उसके साथ अपने को एसोसिएट करता है। तो इसमें यह मामला है कि बाहर समाज में इस तरह के अभियान कमजोर हैं, जो पर्यावरण के प्रति समाज को कहीं ना कहीं दिशा, कहीं ना कहीं उसको समाज सुधारने के लिए जो मीडिया की भूमिका, वहां मीडिया बहुत ही कमजोर भूमिका में है। लगता है मीडिया जो भूमिका अभी निभा रहा है इससे बेहतर भूमिका नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक समाज में घटना नहीं घट रही है आप न्यूज क्रिएट नहीं कर सकते। आप बैठ करके जो न्यूज क्रिएट करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है अगर समाज में कुछ हो नहीं रहा हो। जैसे अभी एंटी डाउरी कानून है, एक्ट है, अगर पुलिस वाले जो दहेज लेता है उसको गिरफ्तार करना शुरू करें, देखिए मीडिया में आने लगेगा। सवाल यह है कि जो कानून बने हुए हैं एंटी डाउरी एक्ट, और प्रत्येक थाना क्षेत्र में हर साल सैकड़ों शादियां होती है, सैकड़ों परिवार उन परिवारों में दहेज लिया दिया जाता है। जिस बात को प्रधानमंत्री आज चिन्हित कर वो कह रहे थे कि देश भर के लोगों ने टीवी पे देखा कि कैसे प्रिंस को बचाया गया। उन्होंने कहा पूरे प्रिंस, एक प्रिंस के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बेटियों की हत्या पर देश की प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। और हत्याएं बहुत गुप्त रूप में होती है। हमें जहां तक पता है कि इसमें कुछ क्या स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह भी हुए हैं जी। ऐसी बात नहीं कि मीडिया ने कुछ किया ही नहीं है, स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं और बहुत सारे डॉक्टरों को, क्लिनिक को, पेरेंट्स को एक्सपोज भी किया गया है। लेकिन हमारी समस्या यह है मीडिया का भी अपनी लिमिटेशन है। मीडिया सरकार नहीं चला सकता, मीडिया है जो कोई आंदोलन नहीं चला सकता। अगर किसी मीडिया वाले को भ्रम है, जागरूक तो कर सकता है, जागरूक तो कर सकता है, उस भ्रम से सहमत नहीं हूं। जागरूक तो कर सकता है उपेंद्र जी, जागरूक करता है, ऐसी बात नहीं है। मीडिया पूरी तरह से शून्य नहीं है महिलाओं के प्रति, नहीं शून्य नहीं है, लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि शून्य नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस एग्रेशन से, जिस आक्रामकता से बाकी चीजों को आप कवर करते हैं, जिस तरह से आप सियासत को कवर करते हैं, जिस तरह से आप खेलकूद को, क्रिकेट को, बॉलीवुड को कवर करते हैं, समाज में उतनी घटनाएं होने दीजिए। सर हम तो देखते हैं सर, क्या आप मानते हैं महिलाओं के प्रति अपराध सर होता ही नहीं है? खूब होता है, लेकिन उसके लिए जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई हो, अगर पुलिस के लिए अगर महिला विरोध करे, मीडिया का तो मेन काम ही होता है कि सर सच को लेकर आना। मैं मीडिया से एक आह्वान मीडिया के लोगों से, सर आप लोग जो ऐसे लोगों से करना चाहूंगी, सर मैं ये नहीं कहती कि आप कोई आंदोलन चलाइए, मैं ये नहीं कहती कि कोई आप बहुत बड़ा चलाना भी नहीं चाहिए, नहीं चलाइए, ठीक है आप मत कर। लेकिन मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जैसे आपने एक न्यूज निकाल दिया कि उसके साथ में ये घटना है जिसका मतलब मैं चर्चा करूँ, जैसे अगर सर वो न्यूज को अगर चलाया जाए तो उसके साथ उसका अपडेट भी दिया जाए कि क्या वो दोषी के बारे में क्या आगे कार्रवाई की गई, वो उसके साथ में आगे जाके मीडिया वही मौन हो जाता है। मीडिया की पूरी सक्रियता मैं नहीं सर मान सकती। मीडिया सक्रिय नहीं है, आप फॉलो अप नहीं करता कि फॉलो अप की समस्या सिर्फ महिला सक्रिय नहीं है। जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वही नियंत्रित होकर सर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ सर एक उसको खूब अत्याचार होते हैं, उसको खूब आपके पास आता हूँ। हमारे पास दो और आपको लगता है मीडिया सक्रिय है? क्या सिर्फ दामनी आपको लगता है मीडिया सक्रिय है? नहीं सर, इसके लिए सर पुलिस कहेगी तब हम दिखाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस के कहने से थोड़ी हम दिखाएंगे सर, वो तो हमें सच खुद लाना पड़ेगा। क्यों वहाँ कवरेज के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं हम काम करते हैं? जी सुनिए, मीडिया सक्रिय नहीं है? यस सर, मैं अपनी कम सक्रिय है, इसके सहयोग करूंगी सर, क्योंकि मीडिया पूरी तरह तक सहयोगी नहीं है सर। हाँ, एक तरफ से मीडिया अपना काम करता है, लेकिन
जैसे कि अभी ये प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि इनकी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन मैं भी यही मानती हूँ कि जब एक लड़के को बचाने के लिए इतना बड़ा बवाल और इतनी न्यूज पे न्यूज दी जाती है, और एक बेटी जिससे पूरे राष्ट्र के अंदर खलबली मच गई है, इतना बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसको मीडिया नहीं दिखा रही। अगर मीडिया ऐसे मुद्दे को बार बार हाईलाइट करेगी तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में, आप देखेंगे कि अभी टेलीविजन की सुविधाएं हैं और लोग उसको देखना चाहते हैं, खबरों से जुड़े हैं, और अगर मीडिया ऐसे में दिखाएगा तो जो अनपढ़ लोग हैं उनकी भी मानसिकता कुछ हद तक बदलेगी। और एक ये भी फायदा होगा कि ये जो घटना हो रही है इनसे भी हमें जो है। चलिए डॉक्टर दीपिका, कि किसी बच्चे को थप्पड़ मार करके उसको रुला करके उसका मीडिया सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज का ना काम करे। सर देखिए, इस पे बहुत गहन चिंता करने की जरूरत है कि आज जिन मॉडल के ऊपर मीडिया काम कर रही है, सरकार को करना चाहिए। मीडिया उस पे भी आते हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, सिर्फ भाषण देने उस पे आते हैं। अभी हम मीडिया पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया जिन मॉडल्स के ऊपर काम कर रही है, जो उसके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं पे वो जो उसके मीडिया के मॉडल्स हैं, कहीं ना कहीं पे टीआरपी ओरिएंटेड। एक सिर्फ आपको मैं सिर्फ आज बता, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, आप देखिए पूरे सवेरे से प्रशांत भूषण, शांति भूषण, केजरीवाल, बीसीसीआई, क्रिकेट, बॉलीवुड, आप देखिए कितना कम इस मुहिम को, अगर मेरा सवाल देखिए, आपको ये स्वीकार इसमें कि इस मुहिम को अगर इतना महत्वपूर्ण मुहिम है तो क्या मीडिया अपने बहस में, अपने चर्चा में, अपने बाकी जो स्पेस है इस तरह के चीजों को बढ़ाने में वो मीडिया नहीं दे रही है? ये भी एक आज खुद आप देख सकते हैं। देखिए, भाषण एक अलग चीज है, बिल्कुल, लेकिन अगर एक्शन कोई सरकार ले और वो नहीं दिखलाए तब आप कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या महिला की इंडिया में वो है दहेज प्रथा है। जो जितने कुछ जो कुकर्म हो रहे हैं, भ्रूण हत्या से लेकर और क्या क्या सब है, सारा का सारा कारण है दहेज। और दहेज को समाप्त करने के लिए, उसकी विभीषिका को कम करने के लिए सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये या तो समाज करेगा या सरकार करेगी। तो उसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है, उन कानूनों का पालन नहीं होता। हम कहते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं उसमें एक विजिलेंस विभाग भी होता है, तो डाउरी से रिलेटेड विजिलेंस काम क्यों नहीं आप करवाते हैं? वो विजिलेंस करे। जिस तरह से प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय होती है, उसी तरह जहां डाउरी दिया जा रहा है, अब बताइए कितने केसेस में पुलिस ने प्रोएक्टिव रोल अपनाते हुए दहेज लेने देने वालों को पकड़ा होगा। जब तक उस स्तर पर नहीं काम होगा तब तक आप भाषण जितना कर लीजिए, दोष चाहे जिसको दे दीजिए, लेकिन इसमें असली और असली जिम्मेदारी सरकार की है और समाज की भी भूमिका है। लेकिन जब समाज आपका निष्क्रिय हो जाता है, समाज है कि गैर जिम्मेदार हो गया, समाज है जो अपने जो पुराने वैल्यू सिस्टम से है उससे चिपका हुआ है, उससे हटना नहीं चाहता है, तो फिर सरकार की भूमिका हो जाती है। जहां समाज विफल है वहां सरकारी डंडा जब काम करेगा, जब कानून काम करेगा, तभी कुछ होगा। तो इसमें कि अभियान से बेहतर है कि प्रत्येक थाना में आप बनाइए एंटी डाउरी सेल बनाइए, एंटी डाउरी सेल में पुलिस को रखिए, और जितनी भी शादियां हो रही है थाना क्षेत्र में उन शादियों का पर ध्यान रखे, कहां कहां शादियां हुई, कहां कहां वो रिपोर्ट तैयार करे, कहां दहेज लिया गया, नहीं लिया गया, बिना दहेज की शादियां हुई। उसके बाद देखिए मीडिया भी खूब उसको पब्लिसिटी देगा और महिलाओं की जो समस्या है वो खत्म होगी। उपेंद्र जी, एंटी डॉरी लॉज हमारे देश में बहुत सख्त हैं और कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 2-4 सालों में दो चार सालों में जो डॉरी की प्रथा है या जो दहेज के लॉज हैं वो बहुत कड़े तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ परिवारों ने ये भी शिकायत की है कि डॉरी लॉ इतना कड़ा और सख्त है कि कहीं ना कहीं पे उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सदुपयोग इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करनी है। वो कह रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उपेंद्र जी, पुलिस निष्क्रियता पुलिस निष्क्रियता ये जो कह रहे हैं मैं इनसे सहमत हूँ। बिल्कुल। आप सबके पास एक हमारे साथ और हैं जो सरकार और सियासत से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जी। कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा कारण है, असुरक्षा का भाव है माताओं में भी, जिनकी बेटियां उनको असुरक्षित महसूस करते हैं। जो बात सोनिया कह रही थी, उनको निकलने पे उनको चिंताएं, उनकी तकलीफें, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की भूमिका है, जो उपेंद्र जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रोएक्टिव करने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ सुरक्षित माहौल करने की आवश्यकता है। ये काम समाज का भी है और सरकार की भी। सरकारें विफल रही है
देखिए, आजकल के डेट में हम ऐसा देख रहे हैं कि समाज में जो मतलब खास करके माँ जो और बेटी का जो संबंध है, वहाँ भी कहीं न कहीं थोड़ा सा मतलब एक अंतराल महसूस होता है। यानी बेटा और बेटी में माँ ही अंतराल कर रही है, और सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या का योगदान उसकी माँ का है, समझे। माँ जा रही है हॉस्पिटल में, जांच करवा रही है, अब भ्रूण हत्या माँ निर्भर है। माँ कमजोर है मिथिलेश जी, सबसे बड़ा उत्तरदायी माँ कमजोर है, देखिए कमजोर है, एग्जैक्टली। माँ के ऊपर दबाव है। हम खास मिथिलेश जी, आज तक कोई माँ ऐसी पैदा नहीं हुई बेटी अगर माँ जो अपनी औलाद को मार सके। नहीं है तो फिर कहाँ मिथिलेश जी, आज तक कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई है जो अपने गर्भ में अपनी औलाद को मारे। माँ के ऊपर उसी के घर वालों का दबाव होता है, ससुराल वालों का, पति का, समाज का, रिश्तेदारों का, ये दबाव होता है औरत के ऊपर। मिथिलेश जी, कोई ऐसी माँ नहीं है। और अनेक इतिहास है कि महिलाओं, यहाँ तक कि महिलाएं पुलिस थाने गई हैं कि हमारे ऊपर दबाव डल रहा है। जब तक सामाजिक प्रवेश में इस पे महिला के ऊपर नहीं डाली है। ये कह रहे हैं ये हिंसक पतियों वाला देश है। नहीं, ऐसी ये बातें हिंसक नहीं समाज जो है, ये समाज की सोच है मिथिलेश जी, ये समाज की सोच है, ये पैतृक सोच है, ये उसी सोच के लोग सोच है। उस सोच में सोचिए वो कैसे एक गर्भवती महिला अपने परिवार के ऊपर आश्रित है, उसको अपने मायके से सहारा नहीं है, वो अपने पति और अपने ससुराल के ऊपर आश्रित है। आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक लेडी को, लड़कियों को एजुकेटेड करो कि अपने पाँव में खड़ी हो, उनका सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, एजुकेशन ऑफ वुमन इज द की। परिवार को पढ़ाना है जी। तो आज जो है खास करके महिला, लेकिन जो बात आप मिथिलेश जी कह रहे हैं वहां पे एक अंतर है। जो बात आप आगे नहीं आती है, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेतना नहीं आएगा, कहीं गलत है। नहीं हो सकता। नहीं मिथिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में ही वो सुरक्षित नहीं है, माँ ही उसको सुरक्षित नहीं रख पा रही है, नहीं रख पा रही है। कहीं ना कहीं आप माँ को दोषी मान रहे हैं। माँ दोषी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि माँ दोषी नहीं है, माँ के ऊपर जो दबाव है, समाज का, जो परिवार का, जो समाज और परिवार का जो दबाव है, उसके कारण अगर माँ मजबूर है। और कुछ माएँ ऐसी भी हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो वो थाने में गई हैं, उन्होंने अपने पति और परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि ये मेरी भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। सोनिया, आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि माँ की भूमिका जो है वहां पे अहम है, तमाम माएँ जो है इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हम भी गांव में जुड़े हैं और मैं भी महिला आयोग में भी काम करती हूँ और बेटी बचाओ मिशन भी हमारा बहुत जोर से चला हुआ है। मैं कई कैसे जैसे देख चुकी हूँ कि जैसे ही हम गए, हमारे पास ऐसे महिलाएं रोती रोती आती हैं कि 4 बच्चियां हैं और फिर से प्रेगनेंसी है, तो इस दौरान पूरे परिवार का उसके ऊपर प्रेशर होता है कि अब की बार अगर बेटी पैदा होगी या तो अपने ही घर जाएगी या फिर इसको भी लेके मर जाना और खुद ही मर जाना। तो ऐसे में ना उस महिला के ऊपर पूरे परिवार का, पति का, ननद का, सास ससुर का, सबका दबाव होता है। तो फिर वही बात है कि मरती क्या ना करती। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि कोई, क्योंकि उसकी आत्मा उसको गवाह माँ दोषी नहीं है, माँ दोषी नहीं है। ये हमारा समाज ऐसा है कि एक महिला को बदनाम करने पे तुला हुआ है और ना तो आज महिला के लिए कोई सुरक्षा है। केस होता है। आप देखिए, चौथे बार में मतलब गर्भ का मतलब है कि हम आगे बेटा चाहते हैं, हम संतान। दोषी कौन है, सवाल उसका नहीं है। हम जरा आगे बढ़ते हैं, कम समय है हमारे पास। के बाद अगर मिथिलेश जी, उस महिला की नहीं चलती सर घर में, उस महिला की नहीं चलती। डॉक्टर इंदिरा जी, उपेंद्र जी, यहाँ से जहां से लगातार ये आवाजें उठ रही है कि इस मुहिम को देश की जरूरत है, ये बहुत जरूरत है। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहां और किस तरह के काम किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कम शब्दों में? देखिए, पहला तो है कि महिला सशक्तिकरण के जितने भी तरीके होते हैं सबको आजमाइए। सारे मोर्चों पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए। एक तो पहला है, अगर सशक्त महिलाएं ही अपने अंदर पल रहे मादा भ्रूणों को बचा सकती हैं। आप पता कीजिए कि जिनका भी जो अबॉर्शन किया, मादा भ्रूण की हत्या हुई है, उसमें लगभग सारे के सारे अशक्त माताएं होगी। जो सशक्त माताएं रहेगी वो होने नहीं देगी। तो महिलाओं का सशक्तिकरण ये पहली शर्त है। और सशक्तिकरण
सारे मोर्चों पर इकट्ठे, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, जिस तरह से लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है, इसके कारण ही बहुत सारी महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़े हैं और आने वाले दिन में बढ़ेंगे। इतना भी लिंग अनुपात खराब होगा उतना ही महिलाएं जो आगे इसके अलावा सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा है कि दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा है इसको कड़ाई से, जिस तरह से ठगी की प्रथा को बंद किया था अंग्रेजों ने, जिस तरह से सती प्रथा को कड़ाई के साथ दबा दिया था अंग्रेज के जमाने में, उसी तरह से सती प्रथा और ठगी प्रथा तो अलग मतलब सती प्रथा महिलाओं से ही संबंधित थी। सती प्रथा के साथ जितनी सख्ती बरती की गई थी, उसे दुगनी सख्ती बरतते हुए दहेज विरोधी कानूनों को लागू करना चाहिए। प्रत्येक थाना में एंटी डाउरी जो सेल है उसको मजबूत किया जाना चाहिए और प्रत्येक थाना रिकॉर्ड रखे और बतलाए कि कहां कहां शादी हुई उसके थाना क्षेत्र में और कहां कहां दहेज नहीं लिया गया, बल्कि जो जिनकी शादियां होती है उसको उसके पहले थाना में भी कुछ कानून और सख्त करके डॉक्टर इंदिरा बहुत कम शब्दों में, मैं बहुत कम शब्दों में सर सिर्फ ये, अगर आज के डिबेट में अगर मैं माँ को दोषी मानूं तो इससे बड़ा जघन्य अपराध मैं करूंगी। माँ बिल्कुल भी नहीं दोषी है। और सबसे पहले सर मुझे सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सबसे पहली बात कि आप जो माँ को दोषी मान रहे हैं और जो सशक्त और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो वो जो सशक्त थोड़ी से बहुत कम परसेंटेज में हो चुकी हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगी, वो आगे काम कर लेंगी। लेकिन उस समाज में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक समाज में चेतना नहीं बदलेगी, और उस चेतना बदलने सर वो चेतना बदलने के लिए हमें समाज के लोगों को बदलना पड़ेगा। और चाहे जितना भी बड़ा कानून आ जाए, उस कानून के पीछे एक मैं आपको अगर आपको कह रहे तो मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। जहां भी हम समाज में जाते हैं, मैंने क्राइम विमेन क्राइम पे हमारा रिसर्च तिहाड़ जेल पे रहा, देखने में बिल्कुल मैं सशक्त दिखती हूँ, लेकिन जब हमारी दूसरी बेटी पैदा हुई थी तो बहुत सारे ऐसे हमारी फैमिली में दबाव आया था कि उसका मतलब मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी। और जब मैं अपने आप को आगे आकर और अपनी दूसरी बेटी को पैदा किया, सारे लोग मुझे कोई बधाई नहीं दे रहे थे, कहते आपको पता नहीं है, आप दिल्ली में रहती हैं, आपको ये पता नहीं था कि आपने दूसरी बेटी आपकी हो गई। हमारी दूसरी बेटी को लोग मुझे बधाई के बजाय मुझे ये सुना रहे थे। अब बताइए सर कैसे समाज में बदलाव, कैसे बदला? वही सवाल कैसे बदले कैसे? देखिए, यह समाज जो भारतीय समाज है, यह समाज आप देखिए लक्ष्मी सरस्वती जैसे मतलब देवी सर, ये तो है। यहाँ तो लोग लक्ष्मी को पूछते हैं पैसे के लिए, सरस्वती को पूछते हैं ज्ञान के लिए, लेकिन बेटी को नहीं पूछ रहे हैं, बेटी को मार रहे हैं। मिथिलेश जी लक्ष्मी को पूछते हैं पैसे के लिए। ये तमाम बताइए ना सर, उसी समाज में ऐसा क्यों जघन्य अपराध हो रहा है? ये पूछते हैं अपने, इनका स्वार्थ है इसलिए पूछते हैं। उसके लिए सर सबसे पहले बात है, एक लॉबिंग, एक जैसे होता है ना कि एक मंच बनाना सर, उसमें डॉक्टर आप जैसे अच्छे पत्रकार, वकील और समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता, इवन जो भी राष्ट्रीय मतलब जो सरकारी का समाधान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसको परिवार, जिसको फैमिली कहते हैं, सीख वहां से शुरू होती है जब माँ दोनों बेटे और बेटी के बीच में माता पिता भेदभाव नहीं करते, बेटी को भी उतनी इंपॉर्टेंट एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है लॉ एंड ऑर्डर का। जितने भी थाने हैं, बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको ये सुरक्षा का इंतजाम कड़े तरीके से करना चाहिए। सरकारों को महिला सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा पहलू है एजुकेशन का। स्कूल्स के अंदर आप जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसका पाठ पढ़ाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लड़कों को यह बताना बहुत आवश्यक है कि लड़कियां आपके इक्वल हैं, बराबर की हैं, वो आपसे बिल्कुल भी कम नहीं है। और अगर आप उनको आज की दुनिया में कम समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके जीवन में हार जाएंगे और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ में ये नेक्सस जो है डॉक्टर्स का, जहां पे वो बताते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, पीएनडीटी एक्ट आ गया है, लेकिन पीएनडीटी एक्ट को सख्ती के साथ लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है। वो तो मैं सारे में बता देते हैं, वो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत कम शब्दों में सोनिया, आपको लगता है कि कहां पे एक चीज आपको लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अहम है, जो काम करने की आवश्यकता है, अगर बेटी को बचाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है, बेटी को समाज में ये बदलाव लाना है, तो ये एक काम है जो बेहद जरूरी है।
सर यही बेहद जरूरी है कि एक तो बेटे और बेटी के बीच का जो भेदभाव है बिल्कुल जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, चाहे तो वो खान पान से, चाहे उनकी सोच समझ से, और विशेषकर तो उनकी शिक्षा दीक्षा से। कि जितनी बल्कि वेदों में तो अगर हम, क्योंकि आर्य समाज से हम जुड़े हुए हैं, और उसमें ऋषि दयानंद ने भी यही कहा है कि अगर किसी राष्ट्र का कल्याण करना है तो वहां की सारी महिलाओं को इतना शिक्षा दीक्षा दो उनको कि राष्ट्र उज्जवल हो जाए। तो मैं भी वही कहूंगी कि बेटी को बल्कि और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दीक्षा दे, और हमारी जो कार्य पद्धति है उसको पूरा की महिला का भी स्वाभिमान हो, जैसे पुरुषों का स्वाभिमान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। घटना चक्र में चर्चा कर रहे हैं, अब करेंगे दिल्ली के सियासत के चुनावी सियासत जो है इसमें खास करके बिहार और झारखंड से नीतीश कुमार और बाबूलाल मरांडी के तरफ से ये बात उन्होंने ऐलान किया है, उनके तरफ से कहा जाए, उनके पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए यहां प्रचार करेंगे। मिथिलेश जी देखिए क्या है रणनीति, क्या है? बहुत कम समय कम है इसलिए मैं आपसे नहीं देखिए, हमारे जो नेता हैं वहाँ लालू जी और बाकी लोगों से बात नहीं बन रही है, यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं, हमारे नेता नीतीश जी हैं और उनका अगर डिसीजन है कि आम आदमी पार्टी की जो है मदद किया जाए दिल्ली के अंदर में जी, तो रणनीति क्या है? कोई मतलब ये बात नहीं है जी। हम समझते बात क्या है वही तो हम जानना चाहते हैं। बहुत ही जो है सटीक सोचे समझे उनकी जो भी रणनीति होती है बड़ा ही अच्छा होता है। चलिए, बड़ा ही अच्छा होता है, रणनीति का हिस्सा है। उपेंद्र जी, ये जो दोनों तरफ से आए हैं इसके पीछे आप एक तरफ कांग्रेस को वो समर्थन नहीं करके आम आदमी पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। इसमें जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या माना जाए कि जो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का जो बिहार में गठबंधन होने वाला था वो अब खटाई में पड़ गया? अब देखिए, इसको आप कहिए ना जी, ये पॉलिटिकल डिजॉनेस्टी या ये पॉलिटिकल डिजॉनेस्टी है नीतीश कुमार की, कि अगर आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रखा है बिहार में, तो दिल्ली में भी आप उसका समर्थन कीजिए, या अगर समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उसके किसी राइवल का समर्थन मत कीजिए। आप अपना पार्टी से चुनाव लड़ाइए, उसको जिताइए या न जिताइए जी। तो ये है कि पॉलिटिकल डिजॉनेस्टी है जिसके लिए नीतीश कुमार बहुत ही कुख्यात रहे हैं जी। बनारस में भी उन्होंने इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार कर रहा था। एक के बाद एक नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं दिल्ली के। समीकरण नहीं है, ये है जो नीतीश कुमार जी मीडिया टाइगर है, ये मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि एक बड़ी ताकत है आम आदमी पार्टी, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके लिए भाषण करेंगे, थोड़ा मीडिया में बने रहेंगे। ये लोगों को डर लगा रहता है हमेशा जी, क्योंकि जमीन पर तो है नहीं, और मीडिया में भी अगर नहीं रहेंगे तो फिर हवा में विलीन हो जाएंगे। हवा में विलीन होने से बचने के लिए ये सब तरह का तंत्र है। नहीं, यहाँ पे चूंकि दिल्ली में बिहार के वोटर हैं काफी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर नीतीश जी के कहने पर थोड़े वोट देते हैं। आज जो है नीतीश जी के कहने पर वोट नहीं देते हैं बिहार के लोग। बिहार के लोगों की अपनी समस्या है, यहाँ जो लड़ रहे हैं दिल्ली की समस्या है, तो इसलिए उनका हमें लगता है अगर वो आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट करेंगे और आम आदमी पार्टी उसके समर्थन लेने को तैयार हो जाएगी, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए। क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो सवाल मेरा जो नहीं कि बिहार के जो लोग हैं वो लालू के कहने पर, नीतीश के कहने पर वोट देते हैं। और दूसरा एक और मैं बता रहा हूँ, जनता दल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शरद यादव जी आम आदमी पार्टी के सख्त खिलाफ रहे हैं जी, अरविंद केजरीवाल के सख्त खिलाफ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ गाली गलौज का भी काम किया हुआ है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो उस समय उनको वहां अपमानित किया गया। फिर बाद में और स्टेटमेंट बयानबाजी की है जिसको हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो इसके कारण है कि शरद यादव जी जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के दोनों के सख्त खिलाफ हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार अगर ऐसा करने आ रहे हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिढ़ाने वाली भी बात हुई।
जी। तो इसलिए तो कुल मिला के सब कुछ जनता परिवार में वहां पे जो विलय की जो प्रक्रिया थी, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक महागठबंधन की तैयारी कर रहे थे, ये तमाम चीज वो सब देखिए, वो सभी न्यूज क्रिएट करने के लिए था और ये भी न्यूज क्रिएट करने के लिए, दोनों में समानता है। वो भी न होना है न होगा। ये लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं कि थोड़ा सा भी अपना जमीन है तो अपने सामने वाले के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, पूरा का पूरा हावी रहेंगे। हमारी शर्तों पर करो समझौता। दिल्ली के चुनाव में अगर नीतीश कुमार और बाबूलाल मरांडी झारखंड से आते हैं तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा आपको लगता है इससे नुकसान हो सकता है? दिलीप साहब, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। भाजपा कॉन्फिडेंट है। हमारा जो मिशन 60+ है, हाल में किरण बेदी जी को हमने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपना घोषित किया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नीतीश कुमार को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। जिस प्रकार से उनके जितिन मांझी के साथ डिफरेंसेस हैं, जिस प्रकार से साधु यादव वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शरद यादव जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने साइड में कर दिया है, तो उनकी जो पार्टी में जो अंदरूनी जो रिवोल्ट चल रहा है, सिमिलरली जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके भी हालात बिहार में जग जानने हैं। तो मैं समझती हूं कि उनका दिल्ली में आना और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मैडम किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट अपना घोषित किया तो वो डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा, गुड गवर्नेंस का मुद्दा, दिल्ली के जो अहम मुद्दे हैं, दिल्ली को एक पूरे ओवरहॉल की जरूरत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को देगी। और दिल्ली की जनता भले भांति जानती है कि नीतीश कुमार जी ने या लालू प्रसाद जी ने बिहार का जो हाल किया है और जो हाल हो चुका है, अब अगर इस साल बिहार में चुनाव आ रहे हैं और बिहार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली की जनता तो देगी पूर्ण बहुमत, बिहार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देके कहीं ना कहीं पे नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को और कांग्रेस को वहां पे बता देगी कि भारतीय जनता का जो एजेंडा है विकास का, गुड गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, कहीं ना कहीं पे लोगों ने उसका समर्थन किया है और आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आज आप जो कह रहे हैं, अरे भाई कोई आप 3 बार लगातार दिल्ली में हारे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी जीता। नहीं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम हमारे पास समय खत्म हो गया और उसके बाद जो है कोई नेता नहीं आपके पास। पब्लिसिटी स्टंट है, उपेंद्र जी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है आप जो है नहीं मिल रही है उनको पब्लिसिटी चाहिए। देखिए आपकी अपनी नैया डूब रही है, आपकी अपनी नैया डूब रही है। की बात नहीं, उपेंद्र जी कह रहे हैं 100% गलत है। अपनी नैया को संभालिए मिथिलेश जी, अपनी नैया को संभालिए बिहार में, अपनी नैया को संभालिए। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है आपको, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, अपनी नैया को संभालिए। राष्ट्रीय और भारतीय जनता दल यूनाइटेड की नैया डूब रही है, बिहार में संभालिए। पार्टियां जो है उसे नकारने का काम सोनिया जी और डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।